नमस्कार बच्चों। बीए भाग प्रथम गद्य साहित्य में जो कहानियां हैं उनमें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक कहानी है मलबे का मालिक। उसको आज हम हिंदी के ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत देखेंगे, तो आप जुड़े रहिए और बने रहिए। मलबे के मालिक को लिखने वाले जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश, जिसका छायाचित्र मैंने आपके सम्मुख रखा है, आप रूबरू हो जाइए। मलबे का मालिक एक ऐसी कहानी है जो अंदर से टीस उत्पन्न करती है और बहुत देर तक सोचने को मजबूर कर देती है कि आज की जो मानवता है वो कहाँ जा रही है। मोहन राकेश और उनकी कहानी मलबे का मालिक, इसका कथासार और समीक्षा हम देखेंगे। पहले हम कहानीकार के जीवन और उसकी रचना के बारे में देखते हैं कि जीवन परिचय इस प्रकार है। आधुनिक नाट्य साहित्य को नई दिशा की ओर मोड़ने वाले मोहन राकेश प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार एवं निबंधकार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गुगलानी अधिवक्ता होते हुए भी साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, जिसका प्रभाव मोहन राकेश के जीवन पर पड़ा। मोहन राकेश ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हिंदी और संस्कृत विषयों में एमए किया। शिक्षा समाप्ति के अनंतर इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने मुंबई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, परंतु अध्यापन में विशेष रुचि न होने के कारण इन्होंने सन 1962-63 ईस्वी में मासिक पत्रिका जो सारिका है संपादन का कार्यभार संभाला। कुछ समय पश्चात इस कार्य को भी छोड़कर उन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य आरंभ किया। सन 1963 से 1972 तक जीवन भर स्वतंत्र लेखन ही इनके आजीविका का आधार रहा। ऐसे में ही 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं उपन्यास जो इन्होंने लिखे हैं, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। कहानी संग्रह हैं इनके क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। नाटक है इनके आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। निबंध संग्रह इस प्रकार है, परिवेश। अनुवाद भी किए इन्होंने, मृग कटिकम और शाकुंतलम, ये इनके अनुवाद हैं। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी का जीवंत दस्तावेज है। देश विभाजन एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं थी। जब 47 में देश का विभाजन हुआ तो एक राजनीतिक घटना नहीं थी, व्यक्ति अंदर से भी बट गया था, बल्कि एक व्यापक मानवीय त्रासदी थी। राजनीतिज्ञों ने विभाजन के पक्ष में चाहे जितने तर्क दिए हों और राजनेताओं की कूटनीति ने चाहे विभाजन को एक अनिवार्य मानकर स्वीकार कर लिया हो, पर हिंदी लेखकों ने इसे मानवीय त्रासदी के रूप में ही देखा है। ये देखिए, छायाचित्र देखिए, उस वक्त पार्टीशन के समय किस तरह से जो है रेल के डिब्बों के ऊपर पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान तो जा रहे थे मुसलमान और पाकिस्तान में बसने वाले जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान आ रहे थे, तो उनकी एक तस्वीर मैंने आपको साझा की है। देखिए कैसी मानव की त्रासदी है। ये देखिए, अपने बोरे बिस्तर सिर पे लादे गांव के लोग, भोले भाले लोग, किस तरह से इस राजनीतिक कूटनीति को नहीं समझ करके अपनी त्रासद जो अनुभूति है उनको इस प्रकार से जो है उकेरा है साहित्य में। इनकी अनुभूतियों को उकेरा है साहित्यकारों ने, और उन्हीं में से एक कहानी है मलबे का मालिक। मानवता को कितने कितने दुख झेलने पड़े, मानव मूल्यों का हनन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितने व्यापक स्तर पर हुआ, इसकी सच्ची तस्वीर मलबे का मालिक जैसी कहानियों में मिलती है। ये विवरण देने का एक कारण तो ये बताना है कि देश विभाजन की त्रासदी कई दशकों तक हिंदी लेखकों के मस्तिष्क पर छाई रही। वह लंबे समय तक उनके रचनाक्रम को प्रभावित करती रही। भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया तथा उनका उपन्यास तमस, खुशवंत सिंह का उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान, यशपाल का उपन्यास झूठा सच भी विभाजन की त्रासदी का जीवन दस्तावेज है।
मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक सांप्रदायिक की आड़ में अवसरवादिता की कहानी है। रखे पहलवान चिरागदीन दर्जी की हत्या इसलिए नहीं करता कि वह उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह इसलिए करता है क्योंकि चिरागदीन के मकान पर रखे पहलवान की नजर लगी थी। वह चिरागदीन के मकान पर कब्जा करने के लिए न केवल चिरागदीन को ही मारता है, बल्कि उसकी पत्नी जुबेदा और दोनों लड़कियों केशवर और सुल्ताना को भी मार देता है। इतने बड़े कदम के लिए रखे पहलवान को बल अराजक सांप्रदायिकता नहीं प्रदान किया था। जो अराजकता की स्थिति हो गई थी देश में, उसी से उसको ये बल मिला था। कहानी की पृष्ठभूमि 1947 में भारत के राजनीतिक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनस्थिति है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई, बल्कि दो संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई है। इन समस्याओं का हल वस्तुतः आपसी सौहार्द और मूलभूत मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। मोहन राकेश कहानी का प्रारंभ इसी संकेत के साथ करते हैं। कहानी का घटनास्थल अमृतसर है, जहां लाहौर से मुसलमानों की एक टोली हॉकी मैच देखने के लिए आई है। वस्तुतः हॉकी मैच देखने का तो एक बहाना था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे, जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। अमृतसर को देखने की जितनी उत्सुकता लाहौर से आने वाली टोली को है, उतनी ही उत्सुकता अमृतसर में अब बस चुके पुराने लाहौर वालों को लाहौर के बारे में जानने की थी। राजनीतिक सीमाओं और वतन की मिट्टी के बीच के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। वतन के प्रति उनके जो सवाल है, उन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है। जिस मोहल्ले को मोहन राकेश ने कहानी के केंद्र में रखा है, वह है बाजार बांसा, क्योंकि यहाँ विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। विभाजन की त्रासदी को सबसे ज्यादा इन गरीबों ने, निचले तबके के हिंदू मुसलमानों ने ही झेला था। बड़ी बारीकी से, बिना किसी तामझाम के लेखक की सच्चाई को सामने रख देता है। सांप्रदायिकता की आग में अपने पराये का भेद मिटने लगता है। इसलिए बाजार बांसा की आग में मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब गनी मियाँ तमाम निराशाओं के बावजूद खेल में मस्त बच्चों और गालियों देने में मशगूल जो औरतों की बोली सुनकर थोड़ा खुश महसूस करते हैं, क्योंकि सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। वतन की मिट्टी और आबो हवा के बाद बोलियों के महत्व की कमी वही आदमी महसूस कर सकता है जिसे उस बोली से महरूम कर एक अजनबी माहौल में डाल दिया गया हो। भाषा का सवाल लंबे समय तक धर्माधारित राष्ट्रों के सामने खड़ा है और आगे भी रहेगा। वस्तुतः बोलियां न बदलने का मतलब ही है कि कुछ ऐसा है जो अभी बदलने से बचा रह गया है। सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, पर चीजें तेजी से बदल रही है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन होने से मानवीय मूल्यों का स्वरूप भी बदल जाता है। गनी मियाँ को इसका तीखा एहसास जल्द हो जाता है जब रोते बच्चे को चुप कराने के लिए लड़की उससे कहती है कि चुप कर कसम खाने, रोएगा तो मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा। गनी मियाँ चिराग और उसकी बीवी बच्चों को तो खो चुके थे, पर एक बार मकान की सूरत देखकर ही संतोष कर लेना चाहते थे। मकान के स्थान पर मलबे को देखकर उसके शरीर में झुरझुरी हुई। उसके लिए वो तैयार नहीं थे। मनोरी की ये टिप्पणी कि तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था, वस्तुतः इस बात के संकेत करता है कि मकान मोहल्ले और वहां के लोगों की भावना के बारे में गन्नी मियाँ ने जो भी गलतफहमियां अभी पाल रखी थी, वे झूठी थी और बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। मलबे को देखकर उनकी ये टिप्पणी की ये बाकी रह गया है, यह उनके भ्रम को टूटने का ही एहसास कराता है। गनी मियाँ इतने संवेदनशील और भावुक हो उठते हैं कि उनका इस घर की मिट्टी को भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। जब वह रखे को कहते हैं कि तुम सब में तो भाइयों की सी मोहब्बत थी, फिर ऐसा कैसा हो गया, इस प्रश्न पर राकेश की कहानी कला विशिष्ट होती है। रखे की प्रतिक्रिया और आत्मग्लानि को राकेश ने इस प्रकार भिन्न अनुभवों के माध्यम से व्यक्त किया है। उसके होठ गाढ़े लाश से चिपक गए, उसे माथे पर किसी चीज का दबाव महसूस हो रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। गन्नी के दो और वाक्यों से कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। एक में वह रखे से कहता है कि रखे, उसे तेरा बहुत सहारा था। किसको? चिरागदीन को। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बनाई तब रखे के रोके भी नहीं रुकी। और दूसरी यह कि मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया,
अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। देखिए कितनी अपनत्व आत्मीयता की भावना है गनी मियाँ में। जो इसको पता भी नहीं है कि मेरे बच्चों को किसने मारा है, रखे पहलवान ने ही मारा है, उसी से वो इस तरह की बातें कर रहा है। इन वाक्यों ने और गनी मियाँ की पवित्र भावनाओं ने रखे की आत्मग्लानि को चरम पर पहुंचा दिया है। उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द उठा और कमर और जोड़ों पर दर्द दबाव महसूस हुआ। सांस रुकने लगी, जिस्म पसीने से भीग गया और तलुओं में चुनचुनाहट होने लगी। उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने पाप कर्म को धर्म की आड़ में अचेतन रूप में ही सही न्यायोचित ठहराने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे जुर्म से खुद को अलग रखने का झूठ खुद से ही बोलने की कोशिश कर रहा था। गनी के विश्वास पर भीतर तक हिल उठता है। उसकी चेतना उसे झकझोरती है। रखा कुत्ते से पराजय स्वीकार कर मलबे के पास से हट जाता है। अब उसका स्थान वह कुत्ता लेने वाला है। काफी देर भौंकने के बाद कुत्ता गली में किसी को न पाकर मलबे पर लौट जाता है और कोने पर बैठकर गुर्राने लगता है। रखे की तरह मनुष्यता के गिरते जाने का यह विडंबनात्मक प्रतीक है। इस पूरी कहानी में लेखक ने यथार्थ के चुनाव और निर्वाह में सफलता प्राप्त की है। यथार्थ बिंबों के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से मोहन राकेश ने स्वीकार किया कि जहां कल्पनाशील बिंबों का विधान कविता में एक चमत्कार ला देता है, वहां कहानी को वह कमजोर कर देता है। कहानीकार बिंबों के माध्यम से एक भाव या विचार को सफलतापूर्वक तभी व्यक्त कर सकता जब वे बिंब यथार्थ की रूपाकृतियों से भिन्न न हो, उनके संगठन में जीवन के यथार्थ को पहचाना जा सके। नई कहानी में प्रतीकों को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इन्होंने कहानी को सार्थक कलात्मकता और सांकेतिकता प्रदान की है। अंतर जगत के लक्ष्यहीन बहते यथार्थ को लक्ष्य और बहिर्जगत की लक्ष्योन्मुख दौड़ती वास्तविकता को गहराई दी है। मलबे का मालिक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहानी है। मलबा विभाजन के दौरान फैले उन्माद वहशीपन की परिणति है। यह मलबा वस्तुतः सामाजिक संबंधों के टूटन और बिखराव का मलबा है। साथ ही जले हुए किवाड़ की चौखट की लकड़ी का भुरभुराना सामाजिक संबंधों के विघटन का सूचक है। एक स्तर पर कहानी मूल्य भंग और निर्माण के बीच की कहानी भी है। कई इमारतें तो फिर खड़ी हो गई हैं, मगर मलबे का ढेर अब भी मौजूद है। इन प्रतीकों के माध्यम से विभाजन के दौरान फैले वैमनस्य, त्रास और अविश्वास के नीचे छिपी मानवीय संबंधों की जिस क्षीण धारा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है, वही इस कहानी की विशेषता है। इस विस्फोटक स्थिति का इतने संयम से निरूपण करना इस कहानी के शिल्प की खूबी है। मलबे की चौखट पर बैठा कौवा और रखे पहलवान की ओर मुंह कर भौंकता कुत्ता इस कहानी के सटीक संकेत हैं। ये दोनों संकेत कथात्मक विवरणों के अंग बनकर आए हैं। प्राथमिकता के रूप से कहानी से जुड़ने के बावजूद ये कहानी सांप्रदायिकता, उसके घात प्रतिघात, राजनीतिक विडंबना और सामाजिक परिणामों के संदर्भ में व्यापक उठती है। पहले स्तर पर यह कहानी केवल रखे पहलवान और गनी मियाँ के नौकर विभाजन की विभीषिका से बचे उस मलबे की हो जाती है जो हमारे सामने एक प्रश्न की तरह खड़ा है और जिसकी चौखट की सड़ी लकड़ी के रेशे झर रहे हैं। इस स्तर पर मलबे का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व उभरता है। हमारे समाज में बड़ी संख्या में व्यक्ति, संगठन और समुदाय विशेष को केंद्रित करने वाले विचारधाराएं, राजनीतिक दल मौजूद हैं जो इस मलबे पर न सिर्फ अधिकार जमाए बैठी हैं बल्कि इसका भयानक उपयोग कर रहे हैं। 84 के सिख दंगे, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के परामरोही दंगे, गुजरात की त्रासदी और कंधमाल ये सब इस गंभीर स्थिति की ओर संकेत करते हैं। जुबेदा, किश्वर, सुल्ताना का किस्सा मलबे के साथ दफन नहीं हो गया है। यह वहशीपन हमारे समय में अब भी मौजूद है। अब तो रखे पहलवान की रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं उठता। मलबे का मालिक साहित्य के क्षेत्र में और इस रूप में मानवीय संवेदनाओं को स्पंदित करने वाले क्षेत्र में इस व्यापक संघर्ष की प्रतिध्वनि है। साथ ही साथ ये मनुष्यता को बचाए रखने की पुरजोर कोशिश भी है। इसी कोशिश के चलते यह कहानी कालजयी हो सकी है। तो इस तरह से ये कहानी है मलबे का मालिक मोहन राकेश की। ये कहानी विभाजन की नहीं है। विभाजन से उत्पन्न जो त्रासद अनुभूतियां इन्होंने भोगी है, निहत्ते गरीब लोगों ने, गरीब तबके के, उनके दिलों में उठी जो तीस है उसको मोहन राकेश ने पहचाना है और मलबे का मालिक के रूप में इसको प्रस्तुत किया है आपके सामने, जो हमें बहुत देर तक झंझोड़ती रहती है। तो इस प्रकार आपने मलबे का मालिक कहानी का कथासार देखा, इसकी भाषा शैली देखी, कथा का विश्लेषण किया, प्रमुख व्याख्या स्थल देखे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए, देखते रहिए
आगे की वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।